हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या आईसीएससी हिस्ट्री क्लास 7th का द खिलजी डायनेस्टी। कल उन्होंने कंप्लीट किया था मामलुक डायनेस्टी, वो चैप्टर 4 था आपका, और ये आपका क्या है चैप्टर 5 है हिस्ट्री का। ओके, आपने चैप्टर 4 अगर नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। खिलजी डायनेस्टी क्या थी, ये किस तरीके से फ्लरिश हुई, और कौन कौन से रीजन्स थे कि ये इन्वेड हुए और इन्होंने एक एम्पायर को क्या है, अपने डायनेस्टी को क्या है क्रिएट किया। ओके, देखिए मैंने कल आपको बताया था कल की वीडियो में कि अपने जो मामलुक डायनेस्टी है उसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक तो था इल्तुतमिश, उसके बाद जो अपने सक्सेसिव बहुत सारे रूलर्स आए इसके बाद, और इसके बाद जो अपने इम्पोर्टेंट जो रूलर आए थे वो थे अपने गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके बाद जो रूलर्स आए वो इतने मतलब कैपेबल नहीं थे, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और इस जो लास्ट रूलर था वो था अपना कैकुबाद। तो फिर क्या है, धीमे धीमे क्या है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी। क्या आने लगी? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग क्या है जो राजा का पद होता है ना उसको कैप्चर करने की क्या है कोशिश करने लगे। ठीक है, जो कोर्ट होता है मतलब जहाँ पे सभा लगती है, जो राजा का दरबार होता है, वहां पे बहुत सारे नोबल्स ऐसे हो गए जो षड्यंत्र टाइप क्या है रचने लगे, और इस वाले जो पद है सुल्तान के पद को क्या है प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी सब सिचुएशन में क्या है ये अराइज हुआ, मतलब जो उसके रूलर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, और इन्हीं सब कंडीशन में फिर क्या है एक नई डायनेस्टी का ओरिजिनेशन हुआ, जिसे हम लोगों ने बोला क्या है खिलजी डायनेस्टी। कैसे हुआ? जिसका लास्ट रूलर था ना अपना कैकुबाद, क्या है इसको हटाया किसने? एक खिलजी रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या है इसको मतलब डिस्पोज किया अपनी जगह से कैकुबाद को, और इसकी जगह खुद ने क्या है स्टार्ट की एक नई डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे किसकी? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। वो क्या थे, कैसे थे, उनका क्या क्या टाइम पीरियड था, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब इनके बारे में। ओके, सो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है खिलजी डायनेस्टी के पहले रूलर थे और एक इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं अपने लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी जो डायनेस्टी की क्या है स्टार्टिंग की थी। तो ये कब आए थ्रोन पर? मतलब ये इन्होंने अपनी जो सुल्तान बने वो बने 1219 सीई में। ठीक है, क्रिश्चियन एरा। ओके, आफ्टर क्राइस्ट लिखते हैं। सीई कल बताया था आपको किस तरीके से लिखा जाता है, बीसीई सी, ये सब कल अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जलालुद्दीन खिलजी आए 1290 सीई में। इन्होंने क्या है सुल्तान के पद पर ये बैठे। अब इनके बारे में जान लेते हैं ये कैसे थे। नॉर्मल स्वभाव के थे, एकदम माइल्ड जस्ट नेचर था इनका, पायोस नेचर टाइप थे। व्हाट द मीनिंग ऑफ पायोस? पायोस मैन मतलब ऐसे मैन थे ये जो मतलब बिलीव करते थे किसमें? रिलीजियस रिचुअल्स में क्या है ये बहुत बिलीव करते थे, धार्मिक टाइप के थे ज्यादा। ठीक है, और उसी में क्या है ये लगे रहे, इसीलिए अपना क्या है ज्यादा बड़ा एक्सपेंड नहीं कर पाए एम्पायर को। ठीक है, थोड़ा बहुत जो एम्पायर था उसी में क्या है सिमट के रह गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो नोबल्स थे ना इनके जो एम्पायर में, वो क्या है इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी ये सब करने लगे। क्योंकि इनका नेचर बहुत माइल्ड था, पायोस टाइप थे, तो वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर किसी प्रॉब्लम में। इस वजह से इनके नोबल्स क्या है कॉन्स्पायर करने लगे। इसका क्या है फायदा उठाया इनके नेचर का किसने? इनके नेफ्यू थे। इनके एक नेफ्यू थे जो आगे जाके बहुत बड़े सुल्तान बने, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है हिस्ट्री में, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट रूलर कोई खिलजी डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछे हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना है अच्छे से, तो वो हैं अपने या फिर इस डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कई सारे काम किए थे और एकदम आइडियल रूलर के रूप में क्या है सामने आए थे। चलिए हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कितना है? देखो इन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला,
देखो ज्यादा टाइम मिलेगा, साथ में कोई कोई कैपेबल भी हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो वो कुछ अच्छा काम देखो डेफिनेटली करेगा, है ना। तो इनका टाइम पीरियड था 1296 से लेके 1316 सीई तक। ठीक है, इन्होंने क्या, अब देखो जो मैं कहने वाली हूँ ना उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया था, एक इन्होंने पॉलिसी को फॉलो किया था, और उस पॉलिसी का नाम था कॉन्कस्ट एंड एक्सपेंशन की पॉलिसी को इन्होंने क्या है अपनाया था। ओके, ये कॉन्कस्ट और एक्सपेंशन की पॉलिसी क्या होती है? कॉन्कस्ट मीन्स होता है जीतना, विजयी करना, ठीक है, युद्ध लड़ना, और फिर क्या है, जीतना, तो विजयी वाली पॉलिसी अपनाई थी। साथ में एक्सपेंशन, मतलब जब जीत जाएंगे तो अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे ना। मान लीजिए पहले आपका एम्पायर इतना सा था, ठीक है, इसके आसपास क्या है, बहुत सारे और रूलर्स रूल कर रहे थे, आपने इसको जीता तो आपका एम्पायर यहां तक हो गया, फिर आपने ये से जीता तो यहां तक हो गया। ऐसे ही क्या है, इन्होंने दो पॉलिसी अपनाई थी कि हमें पहले तो जीतना है और दूसरा अपने एम्पायर को क्या है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है उसके एरिया को। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैप बना हुआ है, ये किस तरीके से पूरा ये एरिया कवर कर रखा है इन्होंने। नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक क्या है, इन्होंने क्या है, एक्सपेंड किया था अपने एम्पायर को। देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का अपना इंडिया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी जगह इन्होंने क्या है जीते थे, कौन कौन सी इन्होंने जो एरिया था उस पे क्या है इन्होंने अपनाया था कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को। सबसे पहले जो इन्होंने क्या है विजिट की थी या फिर जीता था वो था नॉर्थ इंडिया। दो पार्ट में अपन बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या इन्होंने जीता था और कौन कौन सा एरिया जीता था, और साउथ इंडिया में इन्होंने कौन कौन से एरिया को क्या है कैप्चर किया था और अपने एम्पायर को क्या है एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, इन्होंने बहुत सारे जो मतलब एरिया हैं उनको क्या है जीते थे। इसमें से मेन जो आता है वो आता है गुजरात, यहाँ देख सकते हैं आप इसकी डिटेल, ठीक है, और साथ में जीता था इन्होंने राजस्थान। राजस्थान में भी रणथंबोर, रणथंबोर एक जगह है अभी भी प्रेजेंट में है, तो वहां पे इन्होंने इसको जीता था, विजिट किया था, ठीक है, और अपने क्या है एम्पायर का क्या है एक्सपेंशन कराया था। और गुजरात को भी क्या इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था और अपने एम्पायर में क्या है मिला लिया था। ठीक है, इसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक और नाम बिल्कुल याद रखना है अपन को, वो है मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर, ये क्या है एक इनका गुलाम था। ठीक है, इन्होंने इसको खरीदा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैपेबल था, बहुत ज्यादा क्या है मतलब लॉयल था, बहुत ज्यादा ब्रेव था। तो क्या है इसने इनको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशन दी गई आगे जाके इनके जो मतलब जनरल आर्मी है किसमें, अलाउद्दीन की आर्मी में, और इनको एक उपाधि भी दी गई, उसे बोलते हैं हम लोग दीनार, हजार दीनारी, हजार दीनारी ये इनको बोलते हैं मलिक काफूर को। तो याद रखना इनका भी नाम, और साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया में किस किस को कौन कौन सी जगह पर कॉन्क्वेस्ट किया था, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में भी स्पेशली आपको याद रखना है रणथंबोर, चित्तौड़, ठीक है, इसके साथ साथ मेवाड़, ये सारे क्या है एरिया इन्होंने क्या है कैप्चर किए थे और साथ में क्या है जीते भी थे। राजस्थान में उस टाइम जो मतलब रूल कर रहे थे वो थे राजपूत्स। कौन थे, राजपूत्स। तो इन्होंने किसको हराया होगा, आप लोग जान समझ सकते हैं, राजपूत्स को ही, तभी तो इन्होंने क्या है ये सब क्या कैप्चर किया था। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में इन्होंने कौन कौन से एरिया पे क्या है कॉन्क्वेस्ट किया था और वहां पर इनकी पॉलिसी क्या रही थी। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया में जितने भी क्या है इनके जो आक्रमण हुए थे ना, वो सभी को किसने लीड किया था, मलिक काफूर ने। मोस्टली जो आक्रमण थे किसने लीड किए थे, मलिक काफूर ने, और मोस्टली सारे जीते भी थे। तो आप देख सकते हैं इससे कि मलिक काफूर कितने ज्यादा कैपेबल थे, और एक स्मॉल मतलब गुलाम के रूप में इन्हें खरीदा गया था और आगे जाके एक बहुत बड़ी पोजीशन उन्होंने क्या है ऑक्यूपाई की या फिर अपने कैलिबर के दम पर क्या है प्राप्त की। ठीक है, तो साउथ इंडिया में क्या है इन्होंने बहुत सारे जो मतलब लीडर्स हैं उनको हराया था, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये पूछा जाता है कई बार पेपर्स में कि साउथ इंडिया के कौन कौन से एरिया को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या है जीता गया था। तो वो कौन कौन से एरिया थे, सबसे पहले याद रखना है आपको देवगिरी के यादव्स, यादवास ऑफ देवगिरी, ठीक है। इसके बाद वारंगा के काकत्यास, तो वारंगा के क्या काकत्यास, काकतीय बोलते हैं इनको, ठीक है हिंदी में। होयसल्स, होयसल्स को भी हराया था इन्होंने, ये कहाँ के थे, द्वार समुद्र के थे वहीं पर। और पांड्यास, मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में आता है अभी, तो मदुरई के कौन थे, पांड्यास, इनको हराया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कहाँ के, साउथ इंडिया के, जिन्होंने, जिसको किसने हराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। मतलब उसके जो और भी जो उसके लीड करने गए थे मलिक काफूर, इन्होंने हराया था। और इस तरीके से इन्होंने क्या है ऑक्यूपाई किया, अपना एम्पायर बनाया, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। आप देख सकते हैं मैप में बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ इन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या है कैप्चर किया। ओके, देखो एक इन्होंने पॉलिसी अपनाई साउथ इंडिया में, जीत तो लिया है लेकिन ये तो नॉर्थ इंडिया में रहे ना, दिल्ली में, तो साउथ इंडिया को कैसे कर पाएंगे कंट्रोल। अब देखो ये तो अपना है, एक मिनट, देखो ये क्या है अपना गुजरात है और इस तरीके से ये है अपना साउथ इंडिया, ये तो इधर है, इसे कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है आप जो भी मतलब मान लो आप यहाँ पे राजा राज्य कर रहे थे, आप इधर कर रहे थे, आप करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना शासन करते रहिए, लेकिन हमने आपको जीता है ना, जीता है तो आप क्या करेंगे, हमें टाइम टू टाइम गिफ्ट्स और पैसे के रूप में, टैक्स के रूप में आप हम लोग को जो ट्रिब्यूट्स हैं वो भेजते रहेंगे। ये इन्होंने इसको क्या है इनको बता दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप शासन करते रहिए, हम कंट्रोल आपको मतलब भगाएंगे नहीं यहाँ से, लेकिन आप एनुअली ट्रिब्यूट्स हमें भेजते रहेंगे और हमारी अधीनता को स्वीकार भी करेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई किसके लिए, साउथ इंडिया के लिए, और ये पॉलिसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रही उनके लिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली नहीं भगा देते तो यहाँ कंट्रोल करते या फिर नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल करते, क्योंकि काफी लंबी डिस्टेंस है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के बीच में। जब वो यहाँ आते तो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट हो जाता, यहाँ जाते तो यहाँ पर हो जाता। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी को वहां निकाला और जिस वजह से क्या है इतने बड़े एम्पायर को क्या है रूल कर पाए। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये तो उनकी अपनी पॉलिसी हो गई किससे, कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन से। इन्होंने इस तरीके से एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में भी एंड साउथ इंडिया में भी। अब हम बात करेंगे इन्होंने और क्या क्या अचीवमेंट है इनके, जैसे इन्हें इतना इंपॉर्टेंट रूलर या फिर बहुत ज्यादा इतिहास में क्या है इन्हें याद रखा जाता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट इसके मामलुक डायनेस्टी के पार्ट में कि मंगोल्स अटैक होते रहते थे, है ना, तो इनके टाइम भी क्या है मंगोल अटैक कई सारे हुए, लेकिन अलाउद्दीन ने सारे मंगोल्स अटैक को क्या है बिल्कुल मतलब जीता और सभी मंगोल्स से क्या है अपने एम्पायर को बचाया। इसके लिए क्या है इन्होंने कई सारी पॉलिसीज भी बनाई, कई सारे काम भी किए, जैसे कि इन्होंने क्या है जो उनके फोर्ट थे ना, किले, इनको फिर से क्या है मरम्मत कराई, रिपेयर कराया, जिससे कि क्या है आसानी से इनको क्या है कोई ब्रेक नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, और यहाँ से क्या है इनकी जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, किसके लिए, मंगोल्स के अगेंस्ट। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने एक ह्यूज और पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी को रखा, क्या रखा, ह्यूज और पावरफुल आर्मी को भी रखा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्मी ही नहीं होगी तो लड़ कैसे पाएंगे हम लोग, इसीलिए इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को रखा, पावरफुल आर्मी को रखा, जिससे कि मंगोल्स आओ तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पीटा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी अपनाया। इसके साथ इन्होंने क्या किया, कई सारे इन्होंने क्या लीडर्स को क्या है कैप्चर कर दिया। मंगोल्स ने अटैक किया, कुछ उनके लीडर्स थे, इन्होंने क्या है इनको बंदी बना लिया, ठीक है, और सबके सामने हाथियों के नीचे कुचलवा दिया। इससे क्या है कुछ मंगोल्स के बीच में डर भी आ गया, अरे भाई ये तो पावरफुल रूलर है, इसके साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज अपनाई जिससे कि मंगोल्स के अटैक को क्या है रोक पाए, और अगर हुए भी अटैक तो उनको जीता और इनको खदेड़ा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, पहला तो हो गया इनका पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट
एंड एक्सपेंशन, समझ में आ गया। इसके बाद जो मंगोल्स इनको थ्रेटन कर रहे थे, इनको कैसे भगाया, ये भी देख लिया। अब आते हैं अपन लोग बात किसकी, नोवेल्स की बात करते हैं। ये नोवेल्स क्या है ना, बहुत परेशान करते रहते हैं हमेशा। रजिया को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया अच्छे से। मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में मामलुक डायनेस्टी में किस तरीके से रजिया सुल्तान को परेशान करते थे। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये बीच बीच में अपनी क्या है टांग अड़ाते रहते थे। इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब इन नोबल्स की बारी है। मैंने मंगोल्स को निपटा दिया, एम्पायर भी खूब बड़ा चढ़ा लिया अपना, अब ये क्या है, ये नोबल्स मुझे अच्छे से काम नहीं करने दे रहे हैं, इनको करते हैं हम काम तमाम। ठीक है, तो क्या किया, इनकी पॉलिसी अपनाई इन्होंने किसकी, रिप्रेशन ऑफ द नोबल्स। नोबल्स को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से अपने अंडर रखना है, उसकी बात की। नोबल्स कौन होते हैं, नोबल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये कोर्ट है, ये कोर्ट है, सभा है राजमहल की, तो इसमें एलाइट लोग जो मतलब थोड़े मतलब जिनको अच्छा औहदा प्राप्त है राज में, या फिर अच्छे पैसे वैसे वाले लोग हैं जो बहुत करीबी होते हैं सुल्तान वगैरह के, इन्हें कहते हैं अपन लोग नोबल्स। ठीक है, अब इन्होंने किस तरीके से इनको रिप्रेस किया जिससे कि अपने अंडर कंट्रोल में रहें, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, कौन सा, एस्पियोनेज सिस्टम। व्हाट इज दिस एस्पियोनेज सिस्टम, देखो राजा की आंख और नाक, आंख और कान, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जासूस। ठीक है, जो राजा को हर जो घटना की क्या है जानकारी देते हैं कि राज्य में क्या क्या हो रहा है, आपके अगेंस्ट कौन कोई नियम बना रहा है, कोई पॉलिसी बना रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है। तो ये अगर राजा का जो स्पाई सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो एक पावर तो वैसे ही मिल जाती है राजा को। तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पियोनेज सिस्टम बनाया जिसमें क्या है, इन्होंने जगह जगह अपने जासूसों को फैला दिया कि मुझे बताइए कि हमारे अगेंस्ट कौन कॉन्स्पायर कर रहा है, उसको हम देखेंगे, फिर उससे निपटेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो ये किया जिससे कि कोई भी नोबल्स अब इनके अगेंस्ट क्या है कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। राइट, इसके साथ साथ क्या किया इन्होंने कहा ठीक है नोबल्स बने हो, नोबल्स बने रहो, लेकिन एक दूसरे से मिलोगे नहीं। तो इन्होंने क्या फॉरवर्ड कर दिया नोबल्स से एक दूसरे से मिलने से, और इन्होंने क्या है मैट्रिमोनियल अलायंस भी क्या है रोक दिया। उन्होंने कहा जो मतलब मैरिज वाला जो अलायंस होता है ना एक दूसरे के यहाँ, उन्होंने कहा मेरी परमिशन के बिना किसी के यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं होगा, मुझसे पूछा जाएगा पहले तब आप ऐसा कोई अलायंस रख पाओगे। तो ये भी एक काम किया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस किसके परमिशन से होगा, सुल्तान की परमिशन से होगा। और सुल्तान कौन थे अपने, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो वाइन वगैरह होती है ना ड्रिंक, उन्होंने रोक दी कि वाइन वगैरह यूज नहीं की जाएगी किसी भी पार्टी वगैरह में। ठीक है, नो वाइन नो पार्टी। ठीक है, गैम्बलिंग मतलब जो जुआ खेलते हैं ना, तो गैम्बलिंग को भी क्या है रोक लगा दी। वाइन यूज नहीं करेंगे पार्टीज में, गैम्बलिंग नहीं होंगे, जिससे कि नोबल्स एक दूसरे के क्या है पास नहीं आ पाए, एक दूसरे से क्या है इंटरैक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो इक्तास सिस्टम था, इक्तास जो सिस्टम स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया था, बताया था मैंने अपने मामलुक डायनेस्टी में, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो इसको भी क्या है इसने कंट्रोल कर रखा, जिससे कि कोई भी नया जो इक्तास है, जो भी होता है नोबल्स, उनकी क्या है पावर उनके पास नहीं आ जाए, पावरफुल नहीं बन पाए, और हमारे क्या है हमसे क्या है प्रतियोगिता, हमारे ऊपर कॉम्पिटिशन नहीं आ जाए। ठीक है, ये सब इन्होंने किसकी पॉलिसी अपनाई, रिप्रेशन ऑफ नोबल्स के अगेंस्ट। इसके साथ साथ इन्होंने और भी कई सारे काम किए। देखो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलाउद्दीन खिलजी को हमें डिटेल में जानना पड़ेगा और अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा कि इनकी कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन की पॉलिसी क्या थी। ठीक है, इन्होंने किस तरीके से मंगोल्स को भगाया और साथ में नोबल्स को किस तरीके से कंट्रोल में रखा, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या है देख ली हैं। अब हम देखेंगे इनने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, बिकॉज दीज रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रेवेन्यू रिफॉर्म्स डन बाय अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये सब हम देखेंगे। तो इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, कौन कौन से किए,
पहला हम देखेंगे मिलिट्री रिफॉर्म्स, कि मिलिट्री रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या क्या किया। मिलिट्री रिफॉर्म्स मतलब सेना, जो उनकी सेना थी ना, आर्मी थी, उसमें कौन कौन से सुधार किए वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी, आपको पता है मंगोल्स के लिए कि बचे रहें, और अपना एम्पायर को क्या है एक्सपेंड करने के लिए। तो एम्पायर को एक्सपेंशन के लिए और मंगोल्स के लिए, इन दोनों के लिए जरूरी क्या थी, आर्मी जरूरी थी ना, आर्मी। तो ऐसे थोड़ी ना आर्मी अपन लोग रख लेंगे, उसके लिए क्या है आपको एक मेंटेन करने के लिए उसको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे आपको, वरना इतनी बड़ी आर्मी को संभालना भी पॉसिबल नहीं होता है। इन्होंने क्या है आर्मी को संभालने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे कि इन्होंने स्टार्ट करवाई एक प्रथा, डाक प्रथा। हॉर्सेस के ऊपर इन्होंने प्रथा कौन सी करवाई, डाक प्रथा। जैसे कि अब बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है, कोई आपके कुछ सैनिक आपके हाथियों पर होंगे, कुछ सैनिक घोड़ों पर होंगे, कुछ सैनिक क्या है पैदल चलेंगे। तो जैसे कि इन्होंने हर घोड़े पे क्या है एक स्पेशल सिंबल लगवा दिया, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये घोड़ा इसी सैनिक का है, और ये क्या है इंटरचेंज नहीं कर पाए अपने घोड़ों को, या फिर ये नहीं कह पाए कि हमारा है ही नहीं, या फिर चुरा नहीं पाए, किसी और को नहीं दे पाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था मिलिट्री रिफॉर्म्स में। इन्होंने क्या यूज क्या स्टार्ट करवाया, डाक प्रथा। ओके, डाक एक इन्होंने कोई ब्रांडिंग इंट्रोड्यूस करवाई, किस पर, हॉर्सेस के लिए। ओके, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव रोल्स हैं, एक था चेहरा, चेहरा पॉलिसी लागू करवाई किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, और डाक पॉलिसी लागू करवाई किसके लिए, हॉर्सेस के लिए। ये क्या है रिफॉर्म्स थे, किसके, मिलिट्री रिफॉर्म्स का पहला स्टेप था। इसके बाद सेकंड इन्होंने रिफॉर्म करवाया, इन्होंने कहा कि हम आपको सैलरी कैश में देंगे। किसमें देंगे, कैश में देंगे। अभी तक क्या है लोग वाग सैलरी देते थे, ठीक है हम आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपको एक पीस ऑफ लैंड दिए दे रहे हैं, इस बार इस खेत का एक हिस्सा दे रहे हैं, इसमें आप पैदावार करना, जो भी आपको पैसा वगैरह हो वो आप रखना, यही आपकी सैलरी मानी जाएगी। पर उन्होंने कहा नो, दिस विल नॉट वर्क, हम आपको सैलरी देंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, बाय हैंड आपको हम क्या सैलरी देंगे, जिससे कि एक फिक्स्ड इनकम हर सोल्जर के पास पहुंचेगी। कोई मतलब इसमें क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा कि इसके पास ज्यादा अमाउंट आ रहा है, इसके पास कम आ रहा है, सभी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो ये भी क्या है इनका सेकंड रिफॉर्म था, किसमें, मिलिट्री रिफॉर्म्स के केसेस में। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया, क्योंकि नोवेल्स को तो इनको रोकना ही था ना, नोवेल्स को रिप्रेस करना था। पहले क्या है पॉलिसी थी कि नोवेल्स भी क्या है अपनी आर्मी रख सकते हैं, अपने क्या है सोल्जर्स रख सकते हैं। इन्होंने कहा नो, कोई भी नोबल अपनी आर्मी नहीं रखेगा, सिर्फ राजा के पास, एम्पायर के पास जो होगी क्या होगी, आर्मी होगी। किसी भी नोबल को आर्मी रखने की कोई एसेंशियल कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारे रिफॉर्म्स किसमें कराए इन्होंने, मिलिट्री रिफॉर्म्स में कराए, जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके जो एम्पायर को क्या है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स कौन कौन से किए, मतलब राजस्व सुधार कौन कौन से किए वो हम देखेंगे। ओके, अब क्या है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स कौन कौन से किए वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू है, देखो राज्य को पैसा कैसे मिलता है, टैक्स से, और उस समय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था टैक्स का वो था लैंड रेवेन्यू। खेती बाड़ी से क्या है राज्य को क्या है पैसा मिलता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले जो और रूलर्स थे उनने कहा ठीक है आप मतलब राज्य को 1/3 दे देना, ठीक है, या फिर 1/4 दे देना, ऐसा कुछ पॉलिसी थी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको 100 आपकी बोरियां आपने मतलब उगाया है अनाज, पूरे राज्य का बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना ज्यादा होता था ऐसे तो, मान लीजिए आपने 100K बोरियों को उगाया, मतलब 1 लाख बोरियां आपने उगाई। तो कुछ राजाओं ने कहा ठीक है आप राज्य को 25,000 बोरियां जमा कर दीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर दिए, जो भी एक्सपेंडिचर करिए। लेकिन उन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी नहीं, 1/3 1/4 नहीं, हम 1/2 रखेंगे राज्य के लिए। मान लो आपने 100 बोरियां उगाई हैं तो 50 राज्य के पास रहेंगी, 50 आपके पास रहेंगी।
ठीक है, उसी में आपको उसको बेचना है, खर्चा चलाना है, जो भी आपको करना है करिए। इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आई विल टेक 50% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। पहला इन्होंने क्या है ये रिफॉर्म किया, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसके और फिर जो लैंड, पहले क्या है लैंड को प्रॉपरली मेजर नहीं किया जाता था। मान लीजिए लैंड इतना बड़ा है, ठीक है, तो जो मेजरमेंट करने जो ऑफिसर्स जा रहे हैं ना, उन्होंने इतना लैंड तो मेजर ही नहीं किया, सिर्फ इतना इतना लैंड क्या है मेजर कर लिया। तो ये वाली जो चीज रह गई ना, उन्होंने कहा प्रॉपरली लैंड को मेजर किया जाएगा और जितना भी टैक्स होगा वो हम कलेक्ट करेंगे किसमें, कैश में। पूरा टैक्स कैश के फॉर्म में क्या है कलेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या था, इनका एक रेवेन्यू फॉर्म था। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग काम के लिए अपॉइंट किया। जैसे कि लैंड को मेजर करेगा, जो लैंड को क्या है मेजर करेगा उस वो अलग ऑफिसर होगा। जो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा वो अलग ऑफिसर होगा। जो टैक्स को कलेक्ट करेगा वो अलग ऑफिसर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है ये सारे अलग अलग ऑफिसर्स को क्या है इसने अपॉइंट किया। साथ में स्पाई तो इसके थे ही, जो नजर रख रहे थे इन सभी लोगों पे, जिससे कि क्या है कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाए और ऑफिसर्स भी क्या है करप्शन नहीं कर पाए। तो ये क्या है इनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे, जिससे कि क्या है अच्छी खासी रेवेन्यू इनके पास आई और जो इन्होंने बड़ी सी आर्मी रखी थी ना, उसको एक कैश के फॉर्म में पैसा दे पाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस की, कि किस तरीके से इन्होंने वहां पर अलग अलग चेंजेस किए, जिससे कि मार्केट में क्या है एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस। किस तरीके से उन्होंने मार्केट को कंट्रोल किया वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि मिलिट्री रिफॉर्म्स में कि इन्होंने क्या है एक बहुत बड़ी आर्मी रखी थी, ठीक है, और इन्होंने आर्मी को कैश के फॉर्म में भी वेतन देना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब कैश के फॉर्म में वेतन देना स्टार्ट कर दिया और कम वेतन देते थे, रिड्यूस्ड सैलरी देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आर्मी बड़ी होती जाएगी तो ऑब्वियस है उनको जो सैलरी मिल रही होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ेंगे तो सैलरी अपने आप कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है पहले, और आप एक इंसान को देते हैं 10 रुपीज, ठीक है, तो अभी आप कितने रुपीज दे रहे होंगे, 100 रुपीज देंगे आप 10 लोगों को। ओके, लेकिन आपने 10 की जगह 20 कर दिया, तो अब और आपके पास रुपए सिर्फ 100 ही हैं, तो एक इंसान को अब 5 ही रुपए मिलेंगे ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर सैलरी में मतलब लोगों को बढ़ा रहे हैं वो क्या आर्मी में, तो सैलरी क्या है अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन ठीक है आपने कैश दे दिया, ओके, आपने सैलरीज भी क्या है कम कर दी, तो फिर आर्मी रहेगी कैसे, वो कम पैसे में अपना खर्चा कैसे उठाएगी। तो उन्होंने उसके लिए क्या है एक उपाय निकाला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोचो उस टाइम इन्होंने ये उपाय कर दिया, कब कब की बात कर रहे हैं अपन लोग, 1200 की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई मार्केट में, प्राइस कंट्रोल मेजर। कौन सी पॉलिसी है, प्राइस कंट्रोल मेजर। इसमें क्या होता है, सुल्तान डिसाइड करेगा कि आप गेहूं कितने का बेचोगे मार्केट में, चावल कितने का बेचोगे, कोई कपड़ा है कोई क्लॉथ है कितने का सेल होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सुल्तान डिसाइड करेगा। और वो और इसके ज्यादा कोई बेचेगा तो उसको क्या है सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। ये कहलाता है इसका प्राइस कंट्रोल मेजर। इससे क्या हुआ, भले इन्होंने कम सैलरी दी हो आर्मी को, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने प्राइस भी हर चीज की क्या है अप्रोप्रिएट रखी, जिससे कि आर्मी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या है फुलफिल कर सके। देखो अगर आर्मी संतुष्ट रहेगी, अगर आर्मी क्या है संतुष्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो ये अपने इतने बड़े एम्पायर का ध्यान रख पाएगा। इसीलिए इन्होंने फोकस किया प्राइस कंट्रोल मेजर पर, जिससे कि पूरी आर्मी को एक वैलिड एक लोवेस्ट रिड्यूस्ड अमाउंट में इनकी सारी नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मतलब जहां पे गोदाम होते हैं ना, ग्रेनरीज,
वो क्या है, सुल्तान के अंडर में रहेंगी सारी ग्रैनरीज। जो भी गोदाम होता है ना खाने का, वो किसके अंडर में रहेंगी, सुल्तान के अंडर में रहेंगी। और वही क्या है, बड़े बड़े इन्होंने क्या है, वेयर हाउस को स्टेब्लिश किया, जहां पे क्या है, खाद्यान्न, जो खाद्यान्न होगा ना वो रखा जाएगा और स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और मान लो कभी मतलब सूखा पड़ गया या फिर खाने की कमी आ गई, तो वहां से क्या है, दे दिया जाएगा अपने सिटीजन्स को, जिससे कि लोगों में क्या है, रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन नहीं आए। तो ये भी क्या है, इनका एक सुधार था ग्रेनरीज वाला। ओके, इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, एक इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था। इन्होंने क्या है, सेपरेट सेपरेट मार्केट को क्या है, स्टार्ट किया था। 3 टाइप की इन्होंने क्या है, मार्केट बनाई थी। फूड ग्रेन्स के लिए अलग मार्केट थी, क्लॉथिंग के लिए अलग मार्केट थी, और हॉर्सेस के लिए, बाकी जो कैटल स्लेव्स हैं इनके लिए क्या है, अलग मार्केट थी। तो अपनी अपनी मार्केट के हिसाब से इन्होंने क्या है, उसकी प्राइस भी तय कर रखी थी, जिससे कि जो प्राइस है उसके हिसाब से लोग अप्रोप्रिएटली क्या है, खरीद सके सामान, और अपनी रिक्वायरमेंट को क्या है, पूरी कर सके। अब इतना बड़ा मार्केट सेटअप कर दिया, प्राइस कंट्रोल कर दी, बाकी और भी चेंजेस कर दिए, इनको देखेगा कौन, देखिएगा कौन। इसके लिए क्या है, इन्होंने कई सारे ऑफिसर्स को क्या है, अपॉइंट किया था। कौन कौन से ऑफिसर्स थे, एक इन्होंने ऑफिसर को अपॉइंट किया था शहना ए मंडी, ये नाम है शहना ई मंडी, ये एक ऑफिसर का नेम है। ये इसका काम क्या था, ये पूरे मार्केट का क्या है, कंट्रोलर था, कंट्रोलर ऑफ होल मार्केट। तो कंट्रोलर ऑफ मार्केट पहला ऑफिसर ये वाला इन्होंने अपॉइंट किया था। दूसरा इन्होंने ऑफिसर को अपॉइंट किया था बरीद, बरीद्स ऑफिसर्स का नाम है। इसका काम था कि ये क्या है, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। ये देखते थे कि वहां पर क्या मतलब गड़बड़ी हो सकती है, कौन स्पाई कर रहा है, कौन गड़बड़ी कर रहा है। तो ये सारी जो जानकारी थी वो किसको देते थे, किंग को देते थे, सुल्तान को जाके देते थे। इसके अलावा इन्होंने एक और ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा था, मुनियान। ठीक है, मुयान या फिर मुयान कह सकते हो आप। तो मुयान को उन्होंने अपॉइंट कर रखा था। ये थे सीक्रेट स्पाइस। कौन थे, सीक्रेट स्पाइस, जासूस थे। ये बताते थे कि कौन कौन सी जो गतिविधियां हो रही है मार्केट में, कौन सा जो व्यापारी है वो ज्यादा मतलब पैसे से तौल रहा है लोगों को सामान, कौन सा मतलब जमाखोरी कर रहा है, कौन सा अपने अंदर रखे सामान, कौन सा खराब सामान बेच रहा है। ये सारी चीजों की कौन इंफॉर्मेशन देता था, मुयान देता था किसको, सुल्तान को। ठीक है, ऐसा मतलब सुनने में आता है कि मतलब ऐसा एक रूल था कि मान लीजिए आपने 1 किलो कोई चीज खरीदी, ऐसा मतलब कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये मतलब सही है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आपने कोई भी 1 किलो चीज खरीदी, ठीक है, और उस शॉपकीपर ने आपको 800 ग्राम ही दिया सामान। 1 किलो में 1000 ग्राम आएगा, और उसने आपको 800 ग्राम ही दिया, उसने चालाकी कर ली और 200 ग्राम आपको कम दिया। तो ऐसा मतलब उस टाइम कहा जाता है कि जो 200 ग्राम कम दिया है ना, तो उसकी सजा ये होती थी कि आप अपनी बॉडी का 200 ग्राम मांस निकालिए और वो दीजिए। तो इतनी सख्त कार्रवाई होती थी, जो कोई गड़बड़ी करता था तो मतलब कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कोई गड़बड़ी करने की मार्केट में। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की इन्हीं नीतियों के कारण इसकी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज्यादा मतलब सिटीजन्स के लिए, और मतलब इतनी हार्श भी थी कि लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की, और इतना बड़ा एम्पायर इतने टाइम तक आसानी से आराम से चलता रहा। ठीक है, अब हम लास्ट जो इसका जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, या फिर आप कह सकते हैं इन्होंने कौन कौन से मतलब इनकी अचीवमेंट्स और क्या क्या हैं, तो वो आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में और देख लेते हैं हम। उसके बाद अपना ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इससे आपका क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में इन्होंने क्या काम किए वो अब हम देखेंगे इसमें। तो जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है अपने मतलब मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, साथ में अपने मतलब और वो भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, प्राइस कंट्रोल मेजर्स किए, और कॉन्कस और एक्सपेंशन की पॉलिसीज अपनाई, से हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने भले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लर्निंग, आर्ट और आर्किटेक्चर को क्या है बढ़ावा दिया।
ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने काम किया। इनके दरबार में एक बहुत फेमस पोइट रहते थे, अमीर खुसरो। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अमीर खुसरो का नेम, ठीक है। साथ में इनके आर्किटेक्चर के वर्क में क्या है, साथ में इनके आर्किटेक्चर के वर्क में क्या है, इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को क्या है निर्माण करवाया इन्होंने, जैसे कि अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ये जो अभी भी है, इसको किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अनफिनिश्ड मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, अलाई मीनार, ये भी इन्होंने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। साथ साथ में और भी कई सारे, जैसे कि सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट, ओके, हौज़े अलाही, ये भी इन्होंने क्या है, इसको क्या है फॉर्मेट क्या है करवाया था। इसको हम लोग हौज खास भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये इनका क्या था, आर्ट और आर्किटेक्चर का वर्क था। तो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ओवरऑल हर टाइप से कैपेबल थे, और इसीलिए इनका जो नेम है, इनकी पॉलिसीज हैं, प्रेजेंट में भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आज भी क्या है, इनकी पॉलिसीज रिलेवेंट हैं, इसीलिए इन्हें आज भी पढ़ा जा रहा है। तो खिलजी डायनेस्टी में दो ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पार्ट 3 में देखेंगे आपका चैप्टर 6, और वो होगा अपना तुगलक डायनेस्टी। तब तक सेफ रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।